हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लासिक केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद त्रिपाठी। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स स्टडी करने से पहले हम लोग एसिड और बेसेस के बारे में कुछ चीज़ें जो जानते हैं, जनरली जानते हैं, उन बातों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एसिड्स जो होता है हमारा, वह सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा होता है। टेस्ट करते हैं, अगर हम उसको चखते हैं तो वह हमको खट्टा महसूस होता है, खट्टा खट्टा हमको लगता है। बेस जो होता है वो हमारा बिटर टेस्ट का होता है, कड़वा होता है। जैसे हरी मिर्च खाएंगे काफ़ी कड़वा लगेगा, बहुत तीखा लगेगा, ठीक है। तो बेसेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड जो होता है हमारा वो सॉर टेस्ट का होता है। तो इसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं व्हाट आर द एसिड्स एंड व्हाट आर द बेसिस। अदर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेस की, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पेपर से हम एसिड और बेस को बताते हैं। तो यह जो लिटमस पेपर आता है वो लिटमस सॉल्यूशन से बनाया गया होता है। लिटमस सॉल्यूशन बेसिकली पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का लिटमस सॉल्यूशन होता है। लेकिन उस लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को, लिटमस पेपर जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी हमारा दो टाइप का बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ओरिजिनल लिटमस है, पिंक कलर का है, तो उस लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वह हमारा क्या होता है, रेडिश कलर का हो जाता है सॉल्यूशन। उसी लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम बेस में डालते हैं या बेस को लिटमस सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाल दें तो हमारा क्या होगा, वह ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यह दोनों टेस्ट जो होते हैं, इससे हमको एसिड और बेस जो है वो पता लगता है। कुछ एसिड हमारे ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से हम एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एसिड को टेस्ट करते हैं। नो टेस्ट, टेस्ट नहीं करना है, नो टेस्ट, ओके। ओनली टेस्ट एसिड एंड बेसेस। तो एसिड और बेस को हमको टेस्ट करके पता करना होता है। यह एसिड और बेस जो हम टेस्ट करके पता करते हैं, इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एसिड और बेस का टेस्ट करके उसके बारे में हम नॉलेज पता कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके द्वारा हम एसिड और बेसेस का टेस्ट करते हैं उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स अभी आपको बताते हैं। इंडिकेटर्स, अभी इंडिकेटर्स आपको डिफाइन करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं। रेड कैबेज आता है, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज जो होता है उसको हम एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे हल्दी है, टर्मरिक है। तो हल्दी भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा गुड़हल का जो फूल है उसके पेटल्स, गुड़हल का एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसका रस निकाल लें, वह भी हमारा क्या होगा, इंडिकेटर्स का वर्क कर सकता है। एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशंस में वो क्या करेगा, अलग अलग कलर चेंज करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमको नेचुरली मिल जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जैसे आपको बताया कि हमारा क्या हो सकता है, ये रेड कैबेज है, टर्मरिक है, आपका गुड़हल का फूल है। तो ये सब हमारे क्या हैं, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। ये नेचुरली हमको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एसिड और बेस को, इनको उसमें डाल करके टेस्ट कर सकते हैं। हमको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और टेस्ट करना जो हमारा एसिड और बेस का है वो काफ़ी हार्मफुल होता है इन द केमिकल लैबोरेटरी, ठीक है। एडिबल जो होते हैं उनको तो कर सकते हैं, नॉन एडिबल जो है हमारा सब्सटेंस उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना है, ओनली टेस्ट, ओके। तो हमारा जो इंडिकेटर है वह क्या करता है, एसिड और बेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इंडिकेटर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट
एसिड एंड बेसिस। तो हम इंडिकेटर को डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड which chemical compound which determines ये डिटरमाइंस मीन्स सोज करता है, दिखाता है, which determines shows एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन is called इंडिकेटर केमिकल कंपाउंड होगा जो कि हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में डालें, अदर सॉल्यूशंस में उसको जब डाल देते हैं तो उससे वह कुछ कलर चेंज करता है, कलर दिखाता है, और इस कलर चेंज के बेस पर हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन हमने लिया है इंडिकेटर के बिहाफ पर वह हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो इंडिकेटर का कलर जैसे ही बदलेगा वैसे ही हम बता सकते हैं हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। तो बहुत सारे हमारे केमिकल इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे इसका केमिकल इंडिकेटर्स आपका है फिनोल्फ्थेलिन, दूसरा है आपका मैथिल ऑरेंज जो ज़्यादा यूज किया जाता है, मैथिल ऑरेंज। तो दो आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं एसिड बेस के लिए ज़्यादा यूज किए जाते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मैथिल ऑरेंज। यह फिनोल्फ्थेलिन जो होता है, यह फिनोल्फ्थेलिन आपका बेसिकली कलरलेस होता है, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होता है इन द एसिडिक मीडियम। अगर एसिड में डालेंगे तो उसका कोई कलर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिया जाएगा तो यह आपका क्या करेगा, पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है बेस में। किसमें, बेसिक सॉल्यूशन या बेस में जब डालते हैं तो यह पिंक कलर देता है। यह मैथिल ऑरेंज जो होता है आपका येलोइश कलर का होता है इन द एसिडिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम। जब हम इसको एसिड में डाल देते हैं तो यह रेडिश कलर का कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मैथिल ऑरेंज भी हमारा दोनों मीडियम में कलर देता है। यह फिनोल्फ्थेलिन केवल एक मीडियम में कलर देता है, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है, ये दोनों में देगा, ठीक है, ऑरेंज रेड, ओके। तो यह आपका इंडिकेटर्स है। हमारे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनके सूंघने से हमको एसिड और बेस के प्रेजेंस का पता लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमको सूंघने से एसिड और बेस के बारे में बता दें, एसिडिक मीडियम में उसका जो स्मेल होता है वो अलग होता है, बेसिक मीडियम में स्मेल उसका अलग होता है। दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, जो सूंघने से किसी भी एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इनके सूंघने से हमको एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ये क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे आपका ओनियन है, ओनियन की जो स्मेल है एसिड और बेस दोनों में अलग अलग होगी। क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, वो भी हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। एसिडिक मीडियम में उसकी दूसरी टाइप की स्मेल, बेसिक मीडियम में उसकी दूसरी टाइप की स्मेल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनसे किसी भी हम अपने सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को पता करते हैं, दे कॉल्ड एज इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमारा कंपाउंड होगा जिससे कि हम किसी भी अपने सॉल्यूशन का दूसरे किसी सॉल्यूशन के नेचर को पता कर सकते हैं।
लिटमस पेपर के बारे में हम बता रहे थे। तो लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, एक आपका ब्लू लिटमस होता है और दूसरा आपका होता है ऑरेंज या रेड। ठीक है, तो ब्लू लिटमस जो होता है, लिटमस जो है आपका दो टाइप का, ब्लू एंड रेड। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डाल देते हैं तो यह हमारा रेड कलर शो करने लगता है, और रेड लिटमस को अगर हम बेस में डाल देते हैं तो यह हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो नो चेंज होगा। ठीक, रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे नो चेंज होगा। ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में डाल देंगे तो नो चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज, इसमें भी चेंज हमारा नहीं होगा। तो ब्लू लिटमस को बेस में डालने पे कलर नहीं देता है। ब्लू लिटमस को जैसे ही हम क्या करते हैं, डिप करते हैं एसिड के सॉल्यूशन में, वो उसके कलर को रेड कर देता है। रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं तो बेस जो है उसके कलर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो ये लिटमस पेपर भी आता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक कलर का होता है, उसको लाइकेन प्लांट होता है आपका, लाइकेन प्लांट के थैलस से निकाला जाता है। तो इसी लाइकेन थैलस से जो नेचुरली निकाला जाएगा वो पिंक कलर का होता है सॉल्यूशन, और उससे ही हम क्या करते हैं, पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एसिड और बेस। तो हम पता कर सकते हैं इंडिकेटर्स के द्वारा। अब केमिकली जो हमारी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की है, केमिकली कैसे हम एसिड और बेस को बता सकते हैं। तो एसिड जो हमारा है इसको बताने के लिए, बेस जो हमारा है इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे अर्हीनियस साइंटिस्ट जो थे वो एसिड और बेस के बारे में कुछ बातें बताए थे। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, एसिड्स जो होता है इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार हमारा जो एसिड होगा वह क्या होगा। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which on dissolving in water gives H+ आयन। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड को केमिकली, ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए आप। एसिड सब्सटेंस which on dissolving in water gives H+ ion are called acids। तो वे सब्सटेंसेस, वे हमारे कंपाउंड्स, केमिकल्स जिनको हम एसिड में डिजॉल्व कर दें और वो H+ आयन प्रोड्यूस कर दे, उसको हम एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे एसिड्स का, एग्जाम्पल है HCl, HNO3 एंड H2SO4। ठीक, HCl, HNO3, H2SO4 ये हमारे क्या है, एसिड्स के एग्जाम्पल है। तो जैसे HCl है, इसको हम अगर वाटर में घोल देंगे, H2O में डाल देंगे तो यह क्या करेगा, यह हमारा H+ और OH- आयन देगा, सॉरी H+ और Cl- आयन ये हमारा प्रोड्यूस करेगा। ये है जो H+ आयन प्रोड्यूस होता है, यह एज सच नहीं रहता, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो H++ H2O यह तुरंत ही क्या करता है, H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, यह H3O+ जो होता है यह हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं।
ठीक है। तो जो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी वो ये होगी HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। Cl माइनस ही बेसिकली लिखते हैं, ओके। तो इस प्रकार से जब हम एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हाइड्रोनियम आयन और एक नेगेटिव टाइप का आयन हमको देगा, ठीक। तो यह हमारा हो गया एसिड्स। अब इसी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम बेस को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होगी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार? Substance which on dissolving in water gives OH minus ion are called bases, ठीक है। तो which on dissolving in water gives OH minus ion are called bases। तो वे सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें और वो OH माइनस आयन दें, हाइड्रोक्सिल आयन दें, वो क्या कहलाएंगे? हमारे बेसेस कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल इसका है आपका NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस एक्सेट्रा। तो जैसे हमारा NaOH है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो यह क्या करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, एक्वस। यह सोडियम आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ओके। तो इस प्रकार से जो हमारा बेस होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इस डिफिनीशंस को आप लोग लिख सकते हैं। सब्सटेंस विच आर डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन आर कॉल्ड बेसेस। तो इस प्रकार से एसिड और बेस जो हमारे हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकली हम एसिड और बेस को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एसिड्स सब्सटेंस विच आर डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड्स। Substance which on dissolving in water gives OH minus ion or hydroxyl ion are called as bases। तो यह हमारे जो हैं वह एसिड और बेसेस हो गए, ठीक है। अब आगे है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यह तो डेफिनीशन है, और भी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर भी हम एसिड और बेसेस को पहचान सकते हैं। केवल इन्हीं बातों से ही नहीं, अन्य बातों से भी हम एसिड और बेसिस को पहचान सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में जो एसिड होता है जब उसको हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। पहला इसका रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल और मेटल्स। जब इसकी मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो भी हमारा एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जैसे हमारा HCl है, इसमें जिंक मेटल हमने डाल दिया, जिंक सॉलिड मेटल का टुकड़ा डाल दिया, तो यह बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस जो होगी वह यहाँ से निकलेगी, ठीक। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल HCl लेंगे, ठीक। HCl को जैसे ही हम जिंक मेटल में डाल देंगे, यह क्या करेगा? ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। यह जो हाइड्रोजन गैस है इसका हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एक हमारी जो डिलीवरी ट्यूब होती है वह डिलीवरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब पे लगाएंगे। एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब लगाए रखेंगे।
और इस डिलीवरी ट्यूब से होकर के हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। और इसको जैसे ही बर्निंग माचिस की मैच स्टिक लेके आते हैं, बर्निंग मैच स्टिक, ये क्या करता है, पॉप साउंड के थ्रू क्या करता है, ये हमारा हाइड्रोजन बर्न करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो भी यहाँ से निकल रही है, उस हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो HCl लिक्विड लेंगे, उसमें जिंक मेटल डाल देंगे, उसके ऊपर डिलीवरी ट्यूब तुरंत लगाएंगे, तुरंत ही क्या करेगी, बहुत तेज़ रिएक्शन होती है। यहाँ पे रिएक्शन दिखाई देता है, एकदम मेटल हमारी क्या होती है, एकदम इसमें डिजॉल्व हो जाती है एसिड में। और जब तक डिजॉल्व नहीं होती है तब तक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती रहती है। और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है, जब हम उसको बर्न करेंगे यहाँ पे मैच स्टिक ले जा करके, तो पॉप साउंड के द्वारा क्या होती है, वो बर्न करती है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगी उसका टेस्ट करके आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ, हाइड्रोजन गैस ही हमारी निकल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहला रिएक्शन इसका जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज समझ गए कि जब हमारा क्या होगा, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ मेटल्स, एसिड का, किसका, एसिड का, तो हमारा हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी। दूसरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। जैसे हमारा मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 और इसके साथ हमने रिएक्शन कराया HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हम देखते हैं कि हमारा जो है वह NaCl बनेगा, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, यह रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है। ठीक है, अब हम मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सो रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो जब यह रिएक्शन हम कराते हैं तो हम देखते हैं ये जो NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, NaCl CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यह हमारा फॉर्म होगा। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इवॉल्व होता है, निकलता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का जो पानी होता है उसमें अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराएं, उसमें डालें, ठीक है, तो हमारा जो चूने का पानी होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर देन लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, और जब यह मिल्की कलर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक है, जो यह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको हम क्या कराएं, चूने का पानी, लाइम वाटर में फ्लो कराएं इसको, तो हमारा बनता है CaCO3 प्लस H2O वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, यह CaCO3 जो होता है यह प्रिसिपिटेट बनता है, प्रिसिपिटेट सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह सॉलिडिफाई होने लगता है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा वाइट कलर जो होता है वो सॉल्यूशन का
शो होता है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट when carbon dioxide is passed into lime water then lime water becomes milky। ठीक, यह तो पहला टेस्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम गैस जो निकल रही है उसको लाइम वाटर में डालें, लाइम वाटर हमारा मिल्की कलर हो गया। मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर से रिएक्शन होता है, तब ऐसा होता है। अब अगर हम क्या करें, लाइम वाटर तो हमारा मिल्की हो गया, लेकिन अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी देर तक उसमें प्रवाहित किया, फ्लो कराया उसमें, तो जो हमारा ये मिल्की कलर होता है, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। तो जब मिल्की कलर जो डिसअपियर होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि हमारा क्या करता है, मिल्की कलर को डिसअपियर कर देता है। यह प्रेसिपिटेट जो होता है यह इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है वह क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, उसका कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, तो CaCO3 जो है, ये जो बना CaCO3 ये फिर से रिएक्शन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। जब क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम पर हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को इस लाइम वाटर में फ्लो कराएंगे, तब यह रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और यह जो है यह डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको एक्वस बोलते हैं। तो यह डिजॉल्व हो जाएगा, सॉलिड नहीं बनेगा, इसलिए जब ये घुल जाएगा उसमें तो हमारा जो कलर होता है वह डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो यह रिएक्शन हमारी होती है। अगली जो हमारी रिएक्शन है वह रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड और बेस के बीच में भी रिएक्शन होती है। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, दोनों के लिए इसको यूज करेंगे। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो वह जनरली सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो जैसे हमारा एसिड है, बेस है NaOH बेस है, और HCl एसिड है, यह बनाता है NaCl और वाटर H2O। तो कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। यह आपका है बेस और यह है एसिड, यह आपका बनेगा सॉल्ट और ये बनेगा वाटर। तो हम वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन भी हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वह सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स, तो यह तो हो गया सारी मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जैसे हम अगर ले लें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो 2 यूनिट HCl यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बनेगा CaCl2 प्लस H2O। यह हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, एसिड है, यह हमारा क्या है, सॉल्ट है, और ये है हमारा वाटर। ठीक है, ये है वाटर। ठीक है, देखिए
एसिड साल्ट वाटर, यह फॉर्म हो गया। अब ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, इसलिए दोनों को साथ में लेके आए ताकि आप लोग बता सकें, ठीक है। एसिड साल्ट और वाटर, तीन चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो यह जो बचा हमारा, यह कौन सा पार्ट हो सकता है? इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वह बेस हो सकता है, ठीक है। तो यह दोनों रिएक्शंस एक ही जैसी होती हैं हमारी, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड होगा वह बेसिक नेचर का ही होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो यह जो रिएक्शन है, दोनों को कंपेयर करें, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, केवल एक यही चीज़ है जो कि इससे मैच करेगी। अब तो यह हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है, यह हमारा होता है बेस। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। यह जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आपको। यह जो रिएक्शन है हमारी, इस रिएक्शन में हमारा साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इसमें जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी, जो बेस होता है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारा एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। एसिड का कैरेक्टर दूसरे टाइप का, बेस का कैरेक्टर उसके अपोजिट, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिएक्शन करके ये समाप्त करने की स्थिति में आते हैं और साल्ट बनता है और वाटर फॉर्म होता है। इस प्रकार से ना तो एसिड का इफेक्ट शो होता है इधर, ना बेस का इफेक्ट, जो चीज़ें बनी ना एसिड का इफेक्ट शो करेगा ना बेस का इफेक्ट शो करेगा। इस प्रकार से यह जो रिएक्शन है आपकी, यह रिएक्शन बोली जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स न्यूट्रल करने वाले रिएक्शन। ना तो एसिड का इफेक्ट शो हो ना तो बेस का इफेक्ट शो हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यह रिएक्शन जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसी रिएक्शन के बेस पर जो मेटल ऑक्साइड है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि कैसा उसने इफेक्ट शो किया, ठीक है, उसने बेसिक इफेक्ट शो किया, ठीक। तो यह हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस जो है यह इंट्रोडक्टरी है। इससे हम क्या करते हैं, दूसरे भी इंफॉर्मेटिव है, दूसरे जो हमारे सब्सटेंस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं। अब आगे है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? बेस जो होता है इसका भी रिएक्शन अगर हम मेटल से कराएं तो पहला इसका क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अगर हमारा बेस है उसका रिएक्शन रिएक्टिव मेटल से कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है, NaOH प्लस Zn। तो यह हमारा जो होता है 2NaOH लेंगे, Na2 ZnO2 फॉर्म करेगा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पर भी इवॉल्व होगी, ठीक। तो जब बेस का रिएक्शन रिएक्टिव मेटल्स जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनेगा और ये, और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वह भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बेस के साथ भी यह हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन यह जो रिएक्शन होता है, यह रिएक्शन थोड़ा गर्म करने पे होता है। तुरंत ही बेस में जैसे डालेंगे जिंक मेटल, तुरंत ही हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। उसको जब हम हीट करेंगे तो बहुत थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जबकि एसिड में जैसे ही डालते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से निकलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बहुत धीरे धीरे निकलती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वह इवॉल्व होती है। तो दूसरा है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स।
रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो जैसे हम एसिड का रिएक्शन कराए थे मेटल ऑक्साइड्स के द्वारा, वैसे हमारा जो बेस है उसको नॉन मेटल ऑक्साइड से अगर रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब हम अपने मेटल को या बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारा बेस है CaOH ट्वाइस और नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2, तो इससे इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होता है। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होता है। यह हमारा क्या है, यह है बेस और यह हमारा क्या है, यह है सॉल्ट और यह है वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जब कंपेयर करेंगे, इसको सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, बेस लिया गया है, इसका मतलब यह क्या होगा, एसिड होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बिहेव्स एज अ एसिड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बिहेव्स एज एसिड। ओके, अब हम एसिड और बेस को अगर वाटर में घोलते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। व्हेन एसिड एंड बेस डिजॉल्व इन वाटर, जब एसिड और बेस को वाटर में घोलते हैं तो क्या होता है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस इन वाटर। ठीक, तो जब एसिड और बेस को वाटर में घोलेंगे तो क्या कंडीशन आएगी। तो जब हम एसिड और बेस को वाटर में घोलते हैं तो यह रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हाई अमाउंट में हमारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, एसिड या बेस को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो बहुत तेज एनर्जी हमारी निकलती है, पूरा सॉल्यूशन हीट हो जाता है। कभी कभी पॉट जो है जिसमें रखा हुआ होता है घोलते हैं, उसके फूटने का भी डर होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सावधानी से क्या करते हैं, वाटर में एसिड और बेस को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, घोलते हैं। यह जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन में वाटर डालते हैं तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी और वहाँ पे विस्फोट होने की कंडीशन हो जाती है। इसीलिए वाटर में हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं। यह बहुत ही हार्मफुल होगा, आपका तुरंत ही एसिड जो होगा वो ऊपर निकल आएगा या पॉट को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म होने की पॉसिबिलिटी है। तो एसिड और बेस जो होता है उसको वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर एसिड और बेस में डाला जाता है। ठीक, बेस आर डिसॉल्व इन वाटर, दे फॉर्म देयर आयंस। तो अगर हमारा HCl एसिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, H++Cl- प्रोड्यूस करता है। यह जो H+ प्रोड्यूस होता है यह तुरंत ही क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन हमारा दे देता है। ठीक है, तो यह रिएक्शन होती है एसिड की और इस प्रकार से ओवरऑल जो हमको रिएक्शन मिलती है HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl-। यह हमारा जो है रिएक्शन फॉर्म होता है। अगर हमारा बेस जो है उसको वाटर में घोलते हैं तो बेस हमारा जैसे है NaOH, इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर हमारा एसिड और बेस दोनों को हमने वाटर में डिजॉल्व किया है, उसके बाद दोनों को मिक्स करते हैं, तो एसिड जो होता है HCl एसिड, अगर इसको हमने वाटर के साथ घोल दिया है तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ और Cl- आयन। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो हमारा डिजॉल्व करने के बाद जो हमको मिलता है वो ये मिलेगा कि NaOH प्लस HCl, यह हमारा क्या करेगा, NaOH प्लस HCl, इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, NaCl प्लस HOH। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम हटा दें तो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन मिलेगी, अगर एसिड और बेस दोनों को हमने क्या किया, आपस में घोल दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे, HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Cl और Na, यह दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करके NaCl बना लेते हैं, और HOH यह कंबाइन करके HOH बना लेता है। तो HOH क्या है, ये HOH जो हमारा ये H2O है, वाटर है, ठीक है। तो यह रिएक्शन जो है यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसमें साल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हैलाइड आयन और मेटल का आयन, ये दोनों कंबाइन करता है, H+ और OH- भी हमारा कंबाइन करता है। तो यह जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। जब एसिड और बेस को वाटर में घोला जाता है तो घोलने की कंडीशन में, एसिड और बेस को जब वाटर में हम घोलते हैं तो घोलने की कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही हाई अमाउंट में हमारी एनर्जी निकलती है, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एसिड और बेस को वाटर में घोला जाता है, ना कि एसिड और बेस का जो कंटेंट है उसमें वाटर डाला जाए, ठीक है। अगर उसमें वाटर डालते हैं तो एक्सप्लोजन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो एक्सप्लोड होकर के ऊपर मारे आ सकता है, बहुत ही हार्मफुल होगा एसिड, और हमारा जो है स्किन वगैरह डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पॉट फूटने का डर होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते हैं, जिससे हमारा एसिड क्या होता है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो हमारे वो एसिड के सॉल्यूशन मिलेंगे। एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारा जो एसिड या बेस जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। जैसे शुगर की चाशनी बनाते हैं, ठीक है, और शुगर का शरबत भी बना लेते हैं, तो शरबत में शुगर का अमाउंट कम होता है, ठीक है, जबकि चाशनी में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा क्या होगा, केमिकल ज़्यादा होगा। तो एसिड के लिए अगर हम देखें, कंसंट्रेट एसिड लिया है तो इसका मतलब उसके एक यूनिट वॉल्यूम में 1 ml में, अगर ml में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने डाइल्यूट लिया है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के 1 ml में, इसका भी 1 ml लिया, इसका भी 1 ml, दोनों के 1 ml में H+ आयन के नंबर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो H+ आयन, इसके 1 ml में H+ आयन का अमाउंट ज़्यादा होगा, गिनती करें तो इसके 1 ml में H+ आयन का अमाउंट कम होगा। तो इस प्रकार से हमको दो टाइप के सॉल्यूशन, कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलते हैं। कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें H+ आयन का अमाउंट ज़्यादा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें H+ आयन का अमाउंट हमारा कम होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच हैव more H+ आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, जिसमें ज्यादा अमाउंट हो, जिसमें कम अमाउंट हो, ठीक है। इसके अलावा भी दो बातें और हैं जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। कंसंट्रेट डाइल्यूट है, दूसरा हमारा है स्ट्रांग और वीक, ठीक है, स्ट्रांग और
बी, कंसंट्रेट और डाइल्यूट एक ही सॉल्यूशन, एक ही सबस्टेंस के सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं, जबकि ये जो स्ट्रांग और वीक है यह दोनों दो अलग अलग चीजों के लिए बताया जाता है। स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक बेस, ठीक है। तो यह इन दोनों चीज़ों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों तक।